करें तो आज जो क्लास होगा हमारा इसमें पूरा चैप्टर जो है फिजिक्स का हम पहले इसको आप समझिए फटाफट से। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। पहली स्थिति मैं क्या कहूँगा, जब वस्तु कहाँ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहेंगे मुख्य फोकस पे। पहले स्लाइड कहाँ पे स्थिति भी बताएंगे, कैसी बनेगी, वास्तविक या आभासी, सब कुछ। मुख्य उसके नीचे जब भी बनेगा आपका वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमेशा उल्टा रहेगा, ये याद कर लीजिए। और प्रतिबिंब आपकी सीधा है, आभासी है। यदि प्रतिबिंब आपका आभासी है तो प्रतिबिंब हमेशा आपको सीधा प्राप्त होगा। पूरे पे समझ लीजिए। वस्तु कहाँ है अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा, मैंने बताया था बहुत छोटा। और वास्तविक और उल्टा, पहला हो गया। दूसरा, जब वस्तु वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, दूसरे को दूसरे से मिला दीजिए तो आप यहाँ कहेंगे। दूसरा कहाँ पे आ रहा है, देखिए किसके किसके बीच, सी और एफ के बीच। तो आप कहेंगे जब हमारा वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। पहले बहुत छोटा फिर छोटा। तीसरे को तीसरे से मिला दीजिए। आप कहेंगे जब वस्तु हमारा कहाँ पे स्थित है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के ठीक नीचे, वस्तु के बराबर। मैंने कहा था एकदम छोटा फिर वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक। इस पांचों स्थिति में हमेशा आपको वास्तविक मिलेगा और उल्टा मिलेगा, याद कर लीजिए। और तब दर्पण में चौथे को चौथे से मिलाई वस्तु कहाँ पे रखा गया है, स्थिति नंबर क्या है, तो आप कहेंगे सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चौथे को चौथे से पे मिला दीजिए तो प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा हमको, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच मिलेगा। और कैसा मिलेगा, वस्तु से बड़ा। पांचवा देखिए कहाँ है, पांचवा हमारा है फोकस पर। इस समय जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है कहाँ प्राप्त होगा, पांचवा यहाँ है, अनंत पे प्राप्त होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। छठवीं स्थिति ये वाली है, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस और ध्रुव के बीच। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे। छठवीं, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्या प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र पर रखेंगे। और एक क्वेश्चन होता है कि क्या प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो आभासी बनने के लिए हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, कहाँ पे वस्तु को रखना होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आपको आभासी मिलेगा और कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा और दर्पण के पीछे यानी कि पॉलिश की तरफ। तो छह स्थिति आपकी समाप्त हो गई, इसको आप समझ लिए हैं। और एक है आपका उत्तल दर्पण, उसको भी समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, इसमें उत्तल में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आपको कैसा मिलेगा, आभासी मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा और दर्पण के पीछे तो जान ही रहे हैं सीधा मिलेगा, सीधा। ठीक है ना, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझिएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आपको हमेशा कैसा मिलेगा, किसी भी स्थिति में रखें। क्वेश्चन लिखा है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। मैंने कहा अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। इसके लिए वस्तु की स्थिति का उल्लेख भी कीजिए। या अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण का एक उपयोग भी बताइए। अच्छा, आपको कोई एक उपयोग भी बताना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उपयोग भी आपको बता दिया जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपसे पूछ लिया, ये किरणें जैसे जैसे ये परावर्तित किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, इनकी बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए किरणों को पीछे बढ़ाने पर, दर्पण के पीछे बढ़ाने पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश है, जो वस्तु से बड़ा है, ठीक है, और आभासी सीधा है। खत्म हो गया, ठीक है ना। इस कहानी को आप 2 बार 3 बार हमारी बातों को सुन के आप इसको लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अच्छा, लिखने का तरीका बस इसमें है, जैसे जैसे किरण गई है सिर्फ वैसे वैसे लिखना है और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। उपयोग आपसे पूछा था तो आप उपयोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, सर्च लाइट में, लैंप के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। सर्च लाइट उपयोग बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। सर्च लाइट और ठीक है, लैंप में जो होता है पीछे परावर्तक पृष्ठ, लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में, परावर्तक पृष्ठ के रूप में, समझिएगा। 2 उपयोग काफी है आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरण आरेख खींचकर दर्शाइए
किरण आरेख खींचकर 10, अच्छा दूसरे नंबर में है उसी क्वेश्चन में घुमा के, किरण आरेख खींचकर दिखाइए कि उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा बनता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा आपको बनाना है प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, और खासियत है कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। मैंने आपको पहले बता दिया, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे घटना हुई आप ऐसे एग्जाम में लिख लीजिए, वस्तु ओ डैश से चलने वाली पहली किरण मुख्य के समांतर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती है। वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश है, जो वस्तु से छोटा है और आभासी है और सीधा है। वस्तु से छोटा है, आभासी है, सीधा है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अवतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने में क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या सुनिएगा। अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और प्रकृति बताइए, जबकि वस्तु की स्थिति तीन स्थिति इसमें दी है। पहले से चलने वाली पहली किरण मुख्य के समांतर परावर्तन के बाद कहाँ से गई, मुख्य फोकस होकर चली गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट गई। ये दोनों किरणें बिंदु आई पर मिलती हैं। वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश है, जो वस्तु से देखिए छोटा है, उल्टा है और किस जगह पे है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए एक होती है स्थिति, स्थिति मतलब कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। एक होती है प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसा, तो वास्तविक और उल्टा है, जब भी वास्तविक उल्टा है, ये होगी प्रकृति, ठीक है। और एक होता है साइज, तो साइज में कैसा है, वस्तु से छोटा है। पहला आपका हो गया। दूसरा देखिए, दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, वैसे है तो वस्तु चलने वाली पहली किरण मुख्य के समांतर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गई है और परावर्तन के पश्चात कहाँ, मुख्य के समांतर हो गई है। ये दोनों किरणें बिंदु आई पर मिलती हैं। वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश है, जो वस्तु से कैसा है, वस्तु से कैसा है, तो आप कहेंगे वस्तु के बराबर है, वास्तविक है और उल्टा है, और किस जगह में बना है, तो वक्रता केंद्र के ठीक नीचे। ये भी आपका क्लियर होगा। जब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होती है, तो वस्तु से चलने वाली पहली किरण मुख्य के समांतर परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर चली जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु आई पर मिलती हैं। वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश है, जो वस्तु से कैसा है, बड़ा है, बराबर के बाद बड़ा बनता है, फिर बहुत बड़ा, ठीक है। वस्तु से बड़ा है और उल्टा है और वास्तविक है, किस जगह पे है, स्थिति पूछती है, तो आप चाहेंगे अनंत और इसके सी यानी वक्रता केंद्र के। ये भी हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फोकस और दर्पण के त्रुटि बीच, इसमें चौथा क्वेश्चन इसके हिसाब से अब आपको रखना है एफ और पी के बीच, जो कि हमने आपको बता दिया पहले ही वाली क्वेश्चन में। यहाँ पे जब रखेंगे तो प्रतिबिंब आपको हमेशा कैसा बनेगा, आभासी मिलेगा, वस्तु से बड़ा मिलेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है, जो मैं क्वेश्चन करके लिख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है या टकराती है, तो टकराने के बाद या पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब लिखिएगा चित्रानुसार, चित्रानुसार मतलब इसके बारे में। जो किरण दर्पण से टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, जो टकराती है वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। अब इसके बच्चे हमारे पास नियम, नियम भी सुन लीजिए। नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन के केवल दो नियम होते हैं, पर ये जान लीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के केवल दो नियम होते हैं। दोनों नियम सुन लीजिए। आपको लिखना कैसे है, आप सिर्फ बोलने लिखेंगे नहीं, आप समझ के लिख लीजिएगा। सुने रहेंगे तो एग्जाम में आप ऐसे ही लिख लेंगे, सिर्फ कहानी सुनेंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। सदैव मतलब हमेशा। आपतन कोण को स्मॉल है और इसको एक कोण है एंगल। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दो नियम याद कर लीजिएगा मुझसे से। आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, और ये आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होने चाहिए। या आप ऐसे लिखिएगा आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं।
यदि आपसे केवल प्रकाश का परावर्तन पूछ रहा है तो आप सिर्फ इस फिगर के बारे में लिखेंगे। यदि आपसे प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ रहा है तो सिर्फ आपको नियम लिखना है और ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 2 नियम देखिए। आपसे पूछा है गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम भी लिखिए। किसी गोली दर्पण के लिए वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है, ठीक है ना। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, गोली हो, उसे हम कहते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। आपको बस इतना ही लिखना है। हाँ, अवतल और अवतल के बारे में भी तो लिखना है ना। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से रिवीजन कर लीजिए। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बस काम खत्म है। अब आगे देखिए, मुख्य अक्ष पूछ रहे हैं, उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी के लिए भी लिख सकते हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल है, तो ये दोनों गोली ही। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा सिंपल है, लिख लीजिएगा दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण लिखिएगा, सॉरी, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी हो गया। अब ये तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से जवाब था। गोली दर्पण के 2 प्रकार, अवतल उत्तल, इनके बारे में नहीं, सिर्फ अवतल उत्तल। वक्रता केंद्र क्या है, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष की बात करें, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी आपका हो गया। लेकिन आपसे अवतल दर्पण की परिभाषा पूछ ले तो आप बना के लिख लीजिएगा, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो या अंदर से। देखिए बाहर पॉलिश है तो परावर्तन अंदर से होगा, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए आपसे अवतल दर्पण की परिभाषा पूछ के था, वह दर्पण जिसमें परावर्तन कहाँ से हो, अंदर से हो या दबे हुए तल से हो, तो उसे अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन कहाँ से हो, पॉलिश अंदर कर दी तो बाहर से यानी उभरे हुए तल से, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये भी आपका फिनिश है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। तो अवतल दर्पण के 2-3 उपयोग हम बोल दे रहे हैं, उसको ध्यान से आप सुन के लिख लीजिए। डॉक्टर द्वारा आँख कान नाक, मैंने बोल दिया आँख कान नाक इत्यादि, जैसे जो छोटे छोटे मतलब जगह जहाँ पे होते हैं दिक्कत होता है देखने में, वहाँ पे प्रकाश के किरणों को क्या कहते हैं, परावर्तित करा के, प्रकाश के किरणों को परावर्तित करा के। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण का निम्न उपयोग होता है। डॉक्टर द्वारा आँख कान नाक गले इत्यादि की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक बताया था सर्च लाइट में, लिख लीजिएगा सर्च लाइट में। सर्च लाइट में तीसरा लिख लीजिएगा, ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए, सर्च लाइट हो गया। और लिख लीजिएगा लैंपों के, लैंप आप जानते हैं ना, लैंपों की जो टेबल पर लगा होता है उसके पीछे जो होता है परावर्तक, जिसमें आप बल्ब लगाए तो सिर्फ कटोरी टाइप की पीछे बनी होती है, लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आँख का नाक व गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में होता है जिसका उपयोग, साथ ही साथ जो लैंप होता है उसके परावर्तक पृष्ठ के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया 2024 में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए और उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। क्या उत्तल दर्पण का फार्मूला तो एक ही होता है, 1/f = 1/v और +1/u। बस ये लिखना है आपको। सबके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ये मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, मतलब वस्तु की दूरी। काम खत्म हो गया। और साथ ही साथ उत्तल दर्पण का उपयोग पूछा है। उत्तल दर्पण का उपयोग लिख दीजिएगा सड़क मोहल्ले व गलियों में। मैंने क्या बोला, सड़क मोहल्ले व गलियों में लगे लैंप, जो बड़े लैंप रहते हैं, लगे लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में उपयोग किया जाता है। जहाँ पे आपको किरणों को बहुत ज़्यादा फैलाना है, ठीक है ना, वहाँ इससे आपके लिए जहाँ फैलता है किरण वहाँ पे आप अवतल सॉरी उत्तल। ठीक है, मैंने क्या था, सड़क मोहल्ले और गली में लगे जो लैंप होते हैं उसके परावर्तक पृष्ठ के रूप में, लैंप में परावर्तक पृष्ठ के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा कार या वाहन, दूसरा उपयोग बता रहा है,
वाहन की जो होते हैं साइड मिरर, आप साइड मिरर लिख सकते हैं या पार्श्व भी लिख सकते हैं, पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो बाइक या फोर व्हीलर में बगल बगल की जो दर्पण लगी होती है। स्थितियों में प्रयुक्त यानी यूज प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, किसी कार का अग्रदीप यानी आगे का हेडलाइट, किसी वाहन का पार्श्व यानी पीछे का दर्पण, तो अभी आप बता देंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कार के अग्रदीप में, हेडलाइट में, हेडलाइट में जो होता है उसमें कौन सा दर्पण मतलब परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल, याद कर लीजिए, अवतल, अवतल दर्पण हमेशा हेडलाइट होती है, ठीक है ना। हेडलाइट यानी कार की जो आगे की लाइट होती है मेन वाली, इसमें जो होता है परावर्तक पृष्ठ के रूप में अवतल दर्पण होता है। और अभी आपने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पार्श्व यानी कि पीछे बगल वाले, जो बगल वाले मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं, अभी आपको बताया मैंने, उत्तर होते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको जवाब देना। पूछ रहा है कि अग्रदीप में कौन सा होता है, तो अवतल। अब पार्श्व यानी कि कार और वाहन के जो बगल बगल होते हैं कौन से उत्तल दर्पण लगे होते हैं, उत्तल दर्पण। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, साथ ठीक है। मुख्य फोकस हो गया, कैपिटल हो गया मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस ध्रुव की बीच की दूरी फोकस दूरी। तो आपको पता है इस साइड जाएंगे धनात्मक और इस साइड जाएंगे आपको ऋणात्मक, ऊपर जाएंगे धनात्मक, नीचे जाएंगे ऋणात्मक। जितनी भी दूरी आपकी ध्रुव से यानी कि ध्रुव से इधर लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा आपको मिलेगा माइनस, जितनी भी आपकी राइट साइड होगी हमेशा क्या मिलेगा आपको प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अवतल में आप जानते हैं इस फोकस दूरी इधर होती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अवतल। अवतल के लिए आप प्लस लीजिएगा, यू सॉरी माइनस, भाई माइनस के माइनस इस बार है ना, हमेशा माइनस लीजिएगा। अवतल के लिए हमेशा आपका माइनस होगा फोकस दूरी। अब वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस होगी, वस्तु को हमेशा हम दर्पण पे रखते हैं, बाएं साइड ही रखते हैं इधर ही। अब बच्चा भी का मान दो कंडीशन होता है, एक बार प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अब स्टार्ट करते हैं, कब प्लस कब माइनस, और इसी नंबर का लगा देते हैं। देखिए कब प्लस कब माइनस दूरी आपको पता है। जब आपका वास्तविक बनेगा तो आपको इस साइड बनेगा, वास्तविक के लिए आप लीजिएगा माइनस और आभासी के लीजिएगा प्लस, ठीक है। ये अवतल का हो गया। एक तरफ इसी साइड आप उत्तल का भी लिख लीजिए, उत्तल दर्पण का भी लिख लीजिए। उत्तल में भी आपको मिलेगा एफ यू और वी। वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हमेशा माइनस मिलेगी। इसमें फोकस क्या होता है, उस पार होता है तो प्लस, यानी कि इस साइड होता है, और हमेशा आभासी बन जाए तो प्लस, यानी सब मिला जुला के अवतल में तो आपका लमसम वास्तविक के लिए सब माइनस ही है तीनों। अवतल में फोकस सिर्फ यू माइनस होगा, याद कर लीजिए। उत्तर में तो कोई दुविधा ही नहीं। स्टार्ट करते हैं। 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 40 सेमी फोकस दूरी, तो आपसे फोकस दूरी तो यह बराबर आप लिख दीजिएगा 40 सेमी, वक्रता त्रिज्या ही आर निकालना। तो भाई सीधा फार्मूला या फार का संबंध क्या होता है, बराबर आर बाई क्यू होता है। आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। एफ नहीं हमें आर निकालना है, आर का फार्मूला बना लीजिए, यहाँ कुछ नहीं, वन मान लीजिए, आर बन जा हो जाएगा आपका आर, और यहाँ जाएगा 2f। आर इक्वल 2 इंटू एफ का मान कितना है, फोकस दूरी 40 है, 40 रख दीजिएगा, आर बराबर 40 गुना 80 सेमी, ये हो गई 80 सेमी। लेकिन आपको ध्यान देना दर्पण कौन सा है, तो क्वेश्चन में आपका दिया है अवतल दर्पण है, तो अवतल के लिए आप जानते हैं फोकस क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस में आएंगे। ये हो गया आपका ऐसे खत्म हो गया। चलिए देखिए, अब मैंने 40 बता दिया भाई फोकस दूरी, कल को 80 आ जाए 90 आ जाए उससे क्या दिक्कत है, वैल्यू पुट करो काम खत्म करो, तरीके सीखने से। अच्छा, एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि मैंने पहले बता दिया, दो नियम होते हैं, आपके परावर्तित करेंगे आपन को परावर्तन को आपस में बराबर। पहला आपको ऐसे सवालों में यदि आपको दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखो, तो आपको पहले नियम लिखना होगा। रीडिंग डाल के सोल्यूशन में प्रकाश के परावर्तन के नियम ऐसे आपको लिखना होगा। नियम लिखने के बाद अब आपको फिर उसमें दिया न्यूमेरिकल वो करिए। न्यूमेरिकल में लिखा है 10 सेमी
दूर एक वस्तु स्थित है। भाई स्थित है तो स्थित है हमेशा वस्तु की दूरी होती है। क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका, तो u बराबर कितना सेमी, 10 सेमी माइनस का, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। काम हो गया। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी को 20 से, और कितनी सेमी बोल रहा है, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर, तो आप भी बराबर लिखेंगे 20। और हमने आपको बता दिया आभासी होता है तो आपको लेना है क्या, पॉजिटिव, प्लस में प्लस। यू अभी दिया तो क्लियर एफ निकालना है, और आर आपसे कहा है त्रिज्या निकालने का, तो आप पहले एफ निकाल लो। दर्पण का सूत्र गोली दर्पण का, एफ बराबर 1/b प्लस 1/b, वैल्यू पुट करते चलो, 1/f। एफ नहीं पता है भाई, एफ छोड़ दो, 1/b भी देख लो कितना है, भी आपका 20 है, जी की जगह यहाँ पे 20 लिख दो, प्लस 1/b, यू का मान माइनस का 10 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते चलो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, 1/f इक्वल 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 1 बटा हो जाएगा आपका 10। 1/f इक्वल 20 और 10 का एलसीएम होगा 20, 20 एकम 20, एक बार में, एक का गुना एक में, माइनस 10 गुना 20, 2 बार में काटेगा, 2 एकम 2, यहाँ पे आप कर लीजिए, 2 में से 1 गया 1, लेकिन 2 बड़ा है तो माइनस 1/20। यहाँ पे दोनों को भी एकम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 1/f को एफ, 1/20 को 20, एफ का मान माइनस 20 सेमी। ये आंसर नहीं है, हमसे तो पूछा है आर, एफ और आर में संबंध क्या होता है, तो आप कहेंगे एफ बराबर r/2 होता है। आर का मान निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं, आप 1 मान लीजिए, आर बन गया, आर हो गया, एफ का होगा आपका 2f, आर बराबर 2 इंटू एफ का मान कितना निकालेंगे, माइनस का 20, यहाँ पे माइनस का 20 रख दीजिए भाई, आर बराबर दे देना 40, माइनस का 40 सेमी। ये आंसर से नोट कर लीजिए। 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 सेमी लंबाई दिया है, 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई से ओ मान लीजिएगा, ओ बराबर 2 सेमी। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति, प्रकृति जो भी है यार, यानी कि बी का मान बताना है, कहाँ पे कैसा बना है, आई बताना है, ओ देगा तो आई तो निकालना ही है, बी दिया तो यू दिया तो बी निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण का सूत्र वही पुराना अपना, 1/f इक्वल 1/b और वैल्यू पुट कर दो भाई। 1/f का मान कितना है, -15, बी का मान कितना है नहीं पता है, हटाओ, यू का मान कितना है, माइनस का 30। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फटाफट से, 1/-50 इक्वल 1/b, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/30, 1/-50, नंबर को नंबर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 30 इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा 1/30 इक्वल 1/b। कैलकुलेशन करिए, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 15 टू या 30 यानी 15 गुना 30, तो 2 एकम 2, माइनस में लगा दीजिएगा, प्लस 30 एकम 30, एक यहाँ पे 1/b, 2 में से एक जगह 2 बड़ा है तो माइनस का 1/30, 1/b, उल्टा कर दिए दोनों को, 1/30 को लिख दीजिए 30 और 30 सेमी, 1/b को लिखिए b, यानी कि यहाँ में लिख सकता हूँ b का मान कितना आएगा, -30 सेमी। माइनस का मतलब तो क्लियर हो गया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ऐसे ही क्लियर हो गया, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब वास्तविक बनेगा, अब कितनी दूरी पे, तो 30 सेमी की दूरी निकलती है प्रतिबिंब की। और उससे हमसे क्या पूछा है, वो का मान ना, वो का मान निकालने के लिए आपको सूत्र लगा देना है, ये वाला आवर्तन तो दिया नहीं, एम नहीं दिया है, तो आई वाला ट्रिक से ही होता है, जिसमें आई हो भी उठाइए। जब भी आपको वो देगा आई निकालने के लिए देगा, तो आप समझिए फार्मूला एक ही है, आई अपान में बराबर -j/u, बस पुट करते चलिए सब हो जाएगा। आई का मान नहीं पता, हटाओ यार, ओ का मान कितना है, 2 से ही, ओ की जगह पे आप 2 रख दो, माइनस वी का मान कितना है, माइनस का 30 है, और यू का मान कितना है, यहाँ से देखिए लिस्ट में, यू का मान माइनस का 30, अच्छी -30, माइनस से माइनस उड़ा दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 आई, और यहाँ पे हो जाएगा 30 दूनी 60, 30 एकम 30, 30 दूना 60, एक गुड़ा वहाँ से भी भाग गया, आई बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेमी। काम खत्म, प्लस में आया है ना, अच्छा नहीं, एक माइनस हमारे यहाँ बचा हुआ है, तो माइनस को लगाना पड़ेगा, माइनस है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। माइनस से क्लियर हो गया कि मुख्य अक्ष नीचे बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा,
मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। साइड में डालूँ, वस्तु की साइज 2 है, प्रतिबिंब की साइज 2 है, तो वस्तु के बराबर बनेगा। हिंदी लिख लेंगे ना, वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे। और यहाँ पे ये भी बताया जा सकता है कि अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें वस्तु कहाँ पे होगा, तो इसमें वक्रता केंद्र होगा कि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है। मुख्य लीजिएगा वस्तु की दूरी हमेशा आपको माइनस कितनी दूरी बोला भाई 15 सेमी, तो आप -15 लगा दो, -15 सेमी। और क्या कर रहे हैं, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, अवतल दर्पण है तो f का मान -20। और क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और आरेख बनाना है, v का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, v का मान निकाल दो ना। क्वेश्चन नंबर मैं तो भूल गया कौन सा है, आप बस देखते चलो। 1/f = 1/v और +1/u। वैल्यू पुट कर दो, 1/f, f का मतलब -20, v का मान नहीं पता हटाओ, u का मान कितना है -15, जो मान पता है रख दो, नहीं पता है खुद ही आएगा ये। और यहाँ पे प्लस माइनस हर बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस कर देगा 1/15। नंबर को नंबर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, 1/-20, ये माइनस इधर आएगा, प्लस का 1/15 और यहाँ पे 1/20। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है, तो 20 3 60, 3 को ऊपर गुणा -3 प्लस 15 चौका 7, तो 4 1 4 1/20। 4 में से 3 गया, 1 आएगा, 1/7। 4 राशि प्लस में दोनों उल्टा कर दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 20, या इसको लिख लीजिएगा v बराबर कितना 60 सेमी। बताओ भाई v का मान प्लस में है, प्लस में है तो कैसा बनेगा आभासी, क्लियर हो गया। प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी। और एक चीज़ और क्लियर हो गया कि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है, आपको किरण आरेख बनाना है ना, तो किरण आरेख बनाते समय आपको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति होती है, जब एक ही स्थिति होती है जब प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है आभासी। अब वो स्थिति कहाँ है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच। चलो मैं बनाता हूँ किरण यहाँ पे, फार्मूले तो सब आपको याद हो गए, फार्मूले में यहाँ सिखा रहा हूँ किरण बनाने के लिए, आप समझ लीजिएगा। किरण आरेख कहाँ है ना, तो किरण आरेख बनाना पड़ेगा आपको भाई। चलो बना दो किरण आरेख, क्या दिक्कत है। ये हो गया, आपको पहले पता चला कि कैसे फार्मूले चले, कैसा बनाना है। v का मान प्लस है, प्लस का मतलब आभासी, और अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति आभासी बनने का, जो कहाँ रखते हैं स्थिति आपको खुद पता है, कहाँ रखते हैं दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, लास्ट वाली स्थिति। यहाँ पे रख दो वस्तु, फोकस दूरी भी दिखाना है ना, तो फोकस दूरी कितना है 20 सेमी। दर्पण के ध्रुव और फोकस की दूरी यहाँ पे आप दिखा देना 20 सेमी माइनस का, खत्म हो गया काम, फिर किरण आरेख भी बन गया। 30 सेमी की दूरी, तो u बराबर -30 सेमी, काम खत्म। 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, जितना वस्तु की दूरी है उतना प्रतिबिंब दूरी, यानी कि वक्रता केंद्र पर है स्वयं वस्तु, दूरी सेम है, तो v का मान -30, f निकालना है। दर्पण आपका है कौन सा, वो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का सूत्र यहाँ पे चाहे अवतल चाहे अवतल फार्मूला एक ही है, 1/f = 1/d और प्लस 1/u। वैल्यू पुट करिए, जिनको आ रहा है हमारे साथ वो लगाते चले, कोई दिक्कत नहीं, अपना ऐसे मिला लीजिएगा। f का मान नहीं पता है वही निकालना है। v का मान कितना है, v का मान -30 प्लस u का भी मान -30, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। 1/f = 1/, माइनस का 30, यहाँ प्लस माइनस माइनस का 30, 1/f = 30 एलसीएम हर क्या इसका, सॉरी आधार हर क्या है समान है, इसको 30 लिख लीजिएगा, ऊपर जैसे वैसे, दो ये भी माइनस ऊपर लगा दीजिएगा, -1 हर समान होता है, तो जब समान हो उसको एक बार लिखिए ऊपर जैसे वैसे, ये माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, माइनस का 2/30, यहाँ कैंसिल कर दिए, 2 1 कम 2 2 5 10, 1/15, 1/f यानी 1/f - 1/15, दोनों उल्टा दिए, 1/f का उल्टा है 15 का उल्टा 1/15 होता है -15, -15 से इसको रिवाइज को नोट कर लो। उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर, वस्तु की दूरी हमेशा -25 सेमी हो गया। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है आभासी, आभासी के लिए निर्भर करता है पॉजिटिव आधी, m बराबर 1/2 रखिएगा लेकिन प्लस में, ठीक है ना, आभासी के लिए हमेशा याद कर लीजिए।
वास्तविक होता तो माइनस पे रखा जाता, आधी होती है, आधी मिलेगा बटा दो। तो पहला क्वेश्चन दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जी का मान निकालना। दूसरा भी देख ले भाई, दूसरा क्या पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ का मान भी निकालना है। दो चीज स्मॉल बी और स्मॉल एफ दोनों निकालना है आपको इसी क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए पहला कर रहे हैं, एम दिया है ना, यू भी संबंध, इसमें आई ओ तो दिया नहीं है, एम का फॉर्मूला लगा दिया, जब आई होना दे एम बराबर माइनस बी अपॉन बी, एम का मान दे दीजिएगा 1/, माइनस बी नहीं पता है भाई, छोड़ दो। यू का मान कितना है, माइनस का 25, माइनस से माइनस हटा दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बी का मान निकालो, यहाँ आ जाएगा 2b, 25 एकम 25, तो b बराबर क्या आएगा, यहाँ से निकालिए, 2 गुणा वहाँ जाके बाद b का मान 25/2 आ गया, सेमी b का मान 25/2, इसको कैलकुलेशन करेंगे 25 का आधा, ये आप बहुत करेंगे तो आधा कर लीजिए, आपका मन है, यहाँ तक भी आंसर आपका चलेगा। 25 का आधा 12.5, 12.5 से ये हो गया, बी का मान हो गया भाई पहला क्वेश्चन। एफ तो निकाल लो, दूसरे के लिए एफ के लिए सूत्र लगा दो, 1/f = 1/b + 1/u, वैल्यू पुट करते चलो, 1/b भी कितना है 25/2 है, और u कितना है, ये माइनस का 25 है, तो माइनस का 25 यहाँ रखेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 1/f = ये 25/2 है, तो उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा बताइए, इतनी छोटी छोटी चीज़ तो आती होगी ना, बटे नीचे बटे, तो ऊपर चला जाएगा 2/25 और माइनस 1/25, फिर वही पुराना नियम, हर समान है तो 25, ऊपर घटाना है तो घटा देंगे, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 2 में से 1 गया, 1/25, 1/f को क्या लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो f, इसको उल्टा करके 1/25 को लिखेंगे 25, प्लस प्लस क्या दर्शाता है, दर्पण कौन सा है, प्लस किसको दर्शाता है, उत्तल दर्पण, क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। एक तरफ ये निकल गया, एक तरफ नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि भाई एफ बराबर 30 सेमी, अभी दर्पण नहीं क्लियर है तो प्लस माइनस नहीं लगा सकते। दर्पण की 30 सेमी फोकस दूरी पे किसी उत्तल दर्पण से, उत्तल है तो प्लस से काम खत्म, 5 सेमी लंबा वस्तु, तो वो बराबर 5 सेमी, वस्तु की लंबाई वैसा है 5 सेमी, आगे 30 सेमी दूरी पर रखा है तो वस्तु को रखेंगे u बराबर माइनस का 30 सेमी, और तभी किसी प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए, ओ दिया है तो 100% आपको आई निकालना है, यू दिया है तो श्योर है आपको बी निकालना है, इसका थोड़ा सा रेशियो होता है, ऐसे समझ लीजिए, काम क्लियर है भाई। चलो स्टार्ट करो, पहले दर्पण का फार्मूला लगा लो, 1/f = 1/b और प्लस 1/u, वैल्यू पुट करिए, 1/f का f कितना है 30 है, f की जगह 30, 1/b भी कितना नहीं पता है ना, हटाओ, u कितना है माइनस का 30, 1/30 और यहाँ पे 1/b प्लस माइनस माइनस 1/30, कैलकुलेशन इसको भी करिए फटाफट से, 1/30 हो जाएगा, यानी 30, माइनस संख्या को हमेशा संख्या की तरफ भेज दीजिए, माइनस के 30 यहाँ पर 1/b, 30 का एलसीएम मैंने बताया ना, हर समान है तो 30, दोनों में 30 है तो 30, 20 रहेगा तो 20 लीजिए ना, ऊपर जैसे जोड़ दो, एक जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है घटाएंगे, 1 1 2 2/30 2 1 कम 2 2 5 10, यहाँ काट दिया मैंने 15, मतलब 1/15 बराबर 1/b, इसको उल्टा करेंगे तो 15 लिखेंगे, इसको उल्टा करेंगे b, या तो आप सीधे लिख लो 15 बराबर b या b बराबर 15, हाँ इसी लगा देना, सेमी प्लस में आया तो क्लियर है, कैसा बन रहा है, और उत्तल है भाई क्लियर है, आभासी बनेगा, उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, आभासी का मतलब सीधा बनेगा, रखिए समझ लीजिएगा। आई का मैटर फंसा हुआ है तो आई का निकाल लीजिए, कैसे, सीधा अपना फार्मूला I/O बराबर माइनस का v/u, वैल्यू रख दीजिए और क्या वैल्यू पुट करिए, आई का मान नहीं पता, वो का मान यहाँ से लिस्ट में देखिए, आप कहेंगे 5 है, वो की जगह पर रख दीजिए 5, माइनस भी कितना है, अभी भी मैंने निकाला 15,
यू कितना है भाई -30, माइनस से माइनस उड़ा दो, 15 कम 15 गुना 30, 15 कम 15, 15 गुना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई का 2 में हो जाएगा 2i और 5 एक कम यहाँ पे 5, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5, आई बराबर 2.5 सेमी, 2.5 सेमी आ रहा है। क्लियर हो गया? कैसा बनना है बताइए, आभासी बनेगा सीधा बनेगा, इस प्लस से क्लियर हो गया। ठीक है, और वस्तु से छोटा है बड़ा, वस्तु है 5 सेमी का, प्रतिबिंब है 2.5 सेमी का, तो वस्तु से छोटा है, छोटा लिख लीजिएगा भाई, छोटा काम खत्म। 5.0 का मतलब 5 लंबाई का बिंदु यानी ओ बराबर 5 सेमी। और क्या दिया है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, आर बराबर 30, आर बराबर 30 है तो पहले आप एफ निकाल लो, एफ बराबर होता है r/2, आर का मान 30/2, 30 का आधा कितना हो जाएगा एफ बराबर 15 सेमी। दर्पण कौन सा आगे बढ़े, उत्तर दर्पण, तो प्लस में ही रहेगा। 20 सेमी दूरी पर रखा गया है u बराबर -20 सेमी। और क्या निकालना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति हमने हमेशा बताया, ओ दिया है तो आपको आई निकालना है, u दिया है आपको v निकालना है। ये जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं भूल गया यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, मान लेते इसको 12 मान लेते हैं, तो 12वां क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा 12वें का आंसर, हम मैच करा लेंगे आपका सही है कि नहीं, इसको आप करके बताइएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं दशमलव में आएगा, डेसिमल में तो भी ठीक है, और फ्रिक्शन में आप बटे में लाएंगे तो भी ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। वो आ रहा है एफ दिया है, ओ दिया है, आई दिया है, बी, इसको आप कर ही लेंगे भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर वही पुराना फार्मूला लगाना जो पिछले लगाते थे। सेमी फोकस दीजिएगा, एफ बराबर 15 सेमी, अवतल है ना, अवतल है तो तुरंत माइनस, आगे 15 सेमी फोकस दूरी वाले दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, दूरी पूछा है, कितनी दूरी पर वस्तु की दूरी हमें यूँ निकालना है हमको, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है 5 गुना, गुना तो एम का मान हो गया 5, वास्तविक तो माइनस, आभासी तो प्लस, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे तो भी नहीं पता है, तो पहले आप एफ का ही फार्मूला बना लो, एम बराबर होता है -v/u, एम का मान बन दो -5, देखते कुछ और आगे तो नहीं दिया है ना, नहीं निकालना है हमें, एम का मान -5 -v/u, यहाँ से निकाल लीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा v एक कम v क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 5 यानी 5u, v का मान आ गया 5u। दर्पण का सूत्र लगाइए, बस रखिए 1/f इक्वल 1/v और प्लस 1/5 पुट करिए, f का मान नहीं पता, अच्छा पता है माइनस का 15, ठीक है, v का मान 5u प्लस 1/u, u तो नहीं पता है ना, तो 1/, कितना माइनस का 15, दोनों का एलसीएम लीजिए, 5u 5 हो गया, दोनों में u कॉमन है तो एक बार 5 एक बार में कैंसिल, एक u से u कैंसिल, तो 5 एक कम 5, माइनस का 15, 5 अरे 6/5u, कितना हो जाएगा 5u हो जाएगा, 15 का 90 माइनस का 15, u बराबर माइनस का 90, 5 गुणा आ जाके बाहर, कैलकुलेशन कर दीजिए, u बराबर कितना हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 4 बचा 40, यही ना 5, 18 पर 90 मतलब हाँ माइनस का 18 सेमी, -18 सेमी दूरी पे रखना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आ गया u का मान 18 सेमी। अब आपको स्थिति प्रकृति बताना है तो v का मान निकाल लो, v का मान कितना है 5u, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 5 × 18 माइनस का 18 कर दो, 18 बचे 90 माइनस का 90 सेमी, माइनस क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा भाई, उल्टा बनेगा, काम करता है स्थिति, और क्या है
चलिए अभी बड़ी बात नहीं है। गोली दर्पण बोला है। गोली दर्पण का मतलब चाहे कोई हो सकता है। 16 सेमी दूर रखी। u का मान हो गया माइनस का 16 सेमी। दर्पण में चाहे जो अवतल u का मान 16 दूर पर रखी। आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेमी दूरी पर बनता है। आभासी है तो v का मान प्लस होगा आभासी के लिए 12 सेमी। और आवर्धन ज्ञात करिए। m निकालना है। m का फार्मूला माइनस v बटा u। यहाँ से आप v का u का मान रख के हमको m का मान बता दीजिएगा कमेंट में 15 डाल के। आभासी है तो आप यहीं से समझ गए दर्पण कौन सा होगा। दर्पण का नाम भी लिख दीजिएगा जिससे हमें क्लियर हो जाए। चलिए प्रकाश का परावर्तन जो है और उसे थोड़ा डिटेल में लिखना है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, माध्यम का पारदर्शी होना चाहिए जिसमें से यही ट्रांसपेरेंट प्रकाश आता जा सके। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिगर भी ऐसे बना दीजिएगा, इसमें अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जो कि टकराती है आपकी जो दूसरे माध्यम जाती है अपवर्तित। आपकी का अभिलंब के बीच करना कोण आपतन कोण, अपवर्तित का अभिलंब के बीच करना कोण अपवर्तन कोण। जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया है तो नियम जैसे बाहर पढ़ लीजिए। इसके कितने नियम होते हैं? इसमें भी 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। इसमें अपवर्तन जितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के सारे कितने नियम होंगे, इसमें भी 2 नियम होते हैं। वो चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है। एक नियम तो जो आपको उससे मिलता है प्रकाश के परावर्तन से। देखिए पहला नियम भी देख लीजिए इसी बहाने। नियम अलग से कुछ इसी बहाने से आप देख लीजिए। नियम 2 होते हैं, कुछ मैंने परावर्तन बताया था, ऐसे इसमें भी आपसे अपवर्तन केवल पूछेगा तो आप सिर्फ प्रकाश का अपवर्तन लिख कर आएंगे। आपसे स्पेशल नियम पूछेगा तो सिर्फ आपको नियम लिखना है, ये नहीं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरी नियम आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण आई, ज्या मतलब साइन। अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण आई, ज्या मतलब साइन। अपवर्तन कोण आर, ज्या मतलब साइन। का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, क्या होता है नियतांक। नियतांक बोले तो कांस्टेंट। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम। आपसे एग्जाम में स्नेल का नियम पूछे तो आप लिखिएगा, कैसे लिखेंगे। 3 क्वेश्चन इसमें हो गया भाई, 3 क्वेश्चन हो गया, एक साथ 3 क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और स्नेल का नियम। अपवर्तन पूछे तो सिर्फ आपको ये लिखना है, नियम पूछे तो सिर्फ 2 नियम। आपतित अपवर्तित अभिलंब तीनों एक ही तल में। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक। और प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम, यानी कि आप जब स्नेल का नियम पूछे तो आप लिखिएगा सीधे ये लिख लीजिएगा। द्वितीय और प्रथम तृतीय सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। स्नेल का नियम पूछे तो लिखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, इसलिए स्नेल का नियम भी कहते हैं। खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन इसी में हो गए, यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले n का मान निकालने के लिए पहले आप निकाल लीजिए आपतन कोण। n कैसे निकलेगा? निकाल मतलब वही n साइन आई बटे साइन आर, ये फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। कांस्टेंट को n से भी लिखते हैं वहाँ पे फार्मूले में, स्नेल का नियम या अपवर्तन के नियम। सबसे पहले आई का मान निकालिए। आई और आर, बच्चे देखिए सोचते हैं आई ये पहला है तो आई 60 हो गया, 45 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान देना है अभिलंब और इसके बीच, अभिलंब और बीच का कोण हमें नहीं पता है तो पहले आप ये निकालिए। टोटल कितना है? 90। 90 में से 60 घटा दीजिए। 90 में 60 के कितना होता है? 30। ये हो गया 30 अंश। आर ऐसे ये देखिए टोटल कितना है? 90। 90 में से 45 घटा दीजिए, कितना बचा? 45। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन आई, आई मतलब हमेशा इधर का रहेगा जो अभिलंब से जुड़ा होगा। यहाँ अभिलंब से, यहाँ पे पहले मान रख दें ये वाला, ये मेन है हमारा जो अंडरलाइन की, ठीक है। जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है वो देखना है, ये अभिलंब से दूर है, ये वाला नहीं है, ठीक है। टोटल 90 में से जो पता है 30 पता तो बचा 60, सॉरी 60 पता था तो बचा 30, और 90 में से ये 45 पता तो बचा 45।
वैल्यू पुट कर दीजिए और रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। साइन आई, आई मतलब 30 और साइन आर साइन 45। अब मैथ वाले थोड़े से इसको आपको याद रखना है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 45 का 1/2। इसको सॉल्व करिए। n बराबर 1/2 याद कर लीजिएगा मान, 1/2 उल्टा करेंगे 2/1। ठीक है, यहाँ पे आपका n का मान क्या आ जाएगा 2 एकम 2/2। ये आपका आंसर हो गया। या तो आप चाहे परिमेयीकरण कर सकते हैं। परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे आपको कड़ी 2 से गुणा करना पड़ेगा। कड़ी 2 से गुणा, ये आंसर इतना आपका एग्जाम में चलेगा। आपको बहुत करना है तो परिमेयीकरण करिए। कड़ी 2/2, ऊपर भी कड़ी 2 से गुणा और नीचे भी कड़ी 2 से गुणा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी से कड़ी कैंसिल, 2 नीचे हो जाएगा 2 कड़ी में 2, 2 से 2 कैंसिल, n बराबर 1 कड़ी में 2। तो यहाँ भी आंसर आपका चल जाएगा। यहाँ तक एकदम परफेक्ट करें, तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ तक करना है, जहाँ तक समझ में आए कर लीजिए। 0.5 और ये सी मतलब निर्वात में प्रकाश चाल, वायु प्रकाश चाल, तो 3 गुणित हो सकते 8 भी मतलब माध्यम प्रकाश चाल। ये निकालना है, चाहे वो कांच में चाहे जो, ये निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके। कैसे निकालेंगे तो डायरेक्टली आपका निकल जाएगा ना, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, यहाँ बचा 1, v एकम v मान लीजिए और नीचे 1 मान लीजिए। यहाँ 2 गुणित 10/8 मीटर प्रति सेकेंड। आप यहाँ लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल आंसर 2 गुणित 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। प्रकाश की चाल सी का मान ऐसे लिख देते हैं 2/8 मीटर प्रति सेकेंड। निरपेक्ष अपवर्तनांक n ना दिया, अपवर्तनांक सब आ जाए तो बस n लिख लीजिए 2.42। 2.42 माध्यम प्रकाश की चाल जी निकालना है। फार्मूला बस वही, n बराबर c/g लगा दीजिए। और क्या, n बराबर c, n का मान कितना है 2.42, c का मान फिक्स होता है 3 गुणित 10/8, v का मान रख दीजिए, निकालना है, छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना होगा, v का मान निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो सीधे बना लीजिए ना। v यहाँ क्या कर रहा है, भाग यहाँ आएगा, गुणा ऊपर हो गया 3 गुणित 10/8। ये क्या कर रहा है, भाग वहाँ जाके, सॉरी ये गुणा और वहाँ जाके भाग। जी बोला शिफ्ट कर दिए, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर आप डायरेक्टली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के दशमलव है तो ऊपर नीचे कितने से गुणा, 100 से गुणा कर दीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ऊपर हो जाएगा 3 गुणित 10 यहाँ पे कितना, पहले यहाँ गुणा कर दिया आपको बड़ा हो जाए, यहाँ पे थोड़ा आसान 3 बड़ा हो जाए, 300 बन जाए। 300 गुणित 10/8 हो गया, ये 100 से हो गया, दशमलव हो गया, कितना बचा 242। 242 का भाग दे दीजिए, कैलकुलेशन करिए कितना जाएगा 242 भागे 300 करिए, डायरेक्ट 500 चला जाएगा एक बार, और 0.02 समथिंग 1.2 समथिंग आएगा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अभी आपका क्लियर होगी बता कर ये आपको दिया वैल्यू क्वेश्चन के अंदर। आप वैल्यू का क्लियर होते हैं। साइन आई कैसे निकलेगा, मैंने कहा था विलंब से जुड़ा होता है। यहाँ से यहाँ टोटल 90 होता है, 90 से 45 गया 45, साइन 45 टोटल कितना होता है 90 होता है, 90 से 30,000 बचा 60, 60 हो जाएगा, साइन 60 वैल्यू पुट कर दिए। साइन 45 1/2 में 2, साइन 60 कड़ी में 3/2, सॉल्व कर दीजिए। n बराबर 1/2 में 2 उल्टा हो जाएगा 2/2 में 3, n बराबर क्या हो जाएगा 2, और उसके कड़ी के अंदर कड़ी को उड़ा सकते हैं 6 आंसर 2/2 में